हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर को। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी के बारे में। तो देखिए, इंडिया का जुडिशियल सिस्टम एक इम्पोर्टेंट पिलर है हमारे डेमोक्रेसी का। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है, इंडिया हैज ए इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। यानी कि इंडिया में एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जिसका मतलब है कि पूरा जुडिशियरी सिस्टम एक सिंगल सिस्टम के अंडर काम करता है। हमारे देश में चाहे स्टेट का केस हो या सेंटर का, कोर्ट्स एक ही जुडिशियल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया की हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। ये पूरे देश के लिए फाइनल डिसीजन देता है। अगर किसी केस में लोअर कोर्ट से जस्टिस नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट तक अपील की जा सकती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट देयर इज हाई कोर्ट्स एंड आफ्टर दैट देयर इज सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो हर स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट होता है। ये कोर्ट स्टेट के इंपॉर्टेंट और बड़े केसेज को सुनता है। हाई कोर्ट भी सिविल केसेज, क्रिमिनल मैटर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज हैंडल करता है। ये लोअर कोर्ट्स पर भी नज़र रखता है कि सब ठीक से हो रहा है या नहीं। हमारे देश में हाई कोर्ट के बाद आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि लोकल लेवल कोर्ट्स। ये कोर्ट्स ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल मैटर्स के लिए, सेशन कोर्ट सीरियस क्रिमिनल केसेज के लिए, और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जैसे फैमिली इशूज, पेटी क्राइम्स etc। इंडिया में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आम आदमी के डेली लाइफ के इशूज को सॉल्व करती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी इज अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि हमारे जुडिशियरी सिस्टम का बेस ब्रिटिश रूल के टाइम का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही एक यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम का आइडिया आया था। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद इसी सिस्टम को एडॉप्ट किया और उसमें इम्प्रूवमेंट्स किए। अब हम बात करने वाले हैं सम फैक्ट्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये सिर्फ एक कोर्ट नहीं बल्कि जस्टिस का अल्टीमेट सोर्स है हमारे देश में। तो चलिए समझते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स। इसका पहला पॉइंट है, इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। तो दोस्तों, जब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू किया, उसके सिर्फ 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल इनॉग्रेशन हुआ। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। आप कह सकते हैं कि रिपब्लिक इंडिया के नए जुडिशियल सिस्टम की शुरुआत इसी दिन से हुई थी। इसलिए हमारे देश में हर साल 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट डे भी मनाया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एंड प्रिवी काउंसिल। तो देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में फेडरल कोर्ट और प्रिवी काउंसिल सबसे हाईएस्ट कोर्ट्स थे, लेकिन वो ब्रिटिश सिस्टम का पार्ट था। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उन्हें हटाकर सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया ताकि इंडिया का अपना इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम हो। ये देश की सोवरेंटी का बड़ा सिंबल था। नेक्स्ट है, आर्टिकल्स 124 टू 147 डील विथ सुप्रीम कोर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल दिया गया है। कैसे जजेस अपॉइंट होंगे, उनकी रिटायरमेंट एज क्या होगी, कोर्ट के पास कौन कौन से पावर्स है, वो किस टाइप के केसेस सुन सकती है, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बताती है। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देते हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये जस्टिस, इक्वलिटी और डेमोक्रेसी का सिंबल है। चाहे आप गरीब हो या अमीर, कॉमन सिटीजन हो या पावरफुल नेता, लो सबके लिए एक समान होता है हमारे देश में। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। यानी सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे ये सिस्टम टाइम के साथ बदला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है, देयर आर 34 जजेस
आउट ऑफ विच वन इज चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। तो देखिए, आज के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस। ये नंबर फिक्स किया गया था 2019 के एक अमेंडमेंट के थ्रू। पहले ये नंबर कम थी, लेकिन बैकलॉग और पेंडिंग केसेस देखते हुए जज की स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई। सो जुडिशियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। नेक्स्ट पॉइंट है, ओरिजिनली देयर वाज 8 जजेस बट द स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड ओवर ईयर्स। तो देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जन्म हुआ 1950 में, तब सिर्फ 8 जजेस थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस। इससे आप समझ सकते हैं कि पहले जुडिशियल वर्कलोड रिलेटिवली कम था, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन, लीगल अवेयरनेस और केसेज बढ़ने लगे, कोर्ट को ज़्यादा जजेस की ज़रूरत पड़ी। ये संख्या एक बार में नहीं बल्कि ग्रेजुअली बढ़ी है। पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम लॉज पास करके जजेस की मैक्सिमम लिमिट को बढ़ाया, ताकि पेंडिंग केसेज कम हो सके और जस्टिस जल्दी मिल सके लोगों को। इससे सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया गया और एक्सेस टू जस्टिस को प्रमोट किया गया। हमारे देश में जैसे ही वर्कलोड बढ़ता है, पार्लियामेंट फिर से डिसीजन ले सकता है जजेस की संख्या और बढ़ाने का। यही एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है, जो इवॉल्व करती है, रिफॉर्म करती है और इम्प्रूव होती रहती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन करता है और इस प्रोसेस में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो चलिए हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट अथॉरिटी की। तो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड हियर कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस टुक प्लेस। यानी कि हमारे देश में जजेस का अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ये पावर वो अपने डिस्क्रिप्शन से यूज नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के अंडर ये अपॉइंटमेंट कंसल्टेशन के बेसिस पर होता है, स्पेशली विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंसल्टेशन सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक सीमित नहीं है। अगर बात किसी नए जज की अपॉइंटमेंट या प्रमोशन की हो, तो प्रेसिडेंट कुछ और सीनियर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस से भी सलाह मशवरा करता है। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचे। लेकिन दोस्तों, जितना इम्पोर्टेंट ये प्रोसेस है, उतना ही कंट्रोवर्शियल भी रहा है। तो चलिए अब समझते हैं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस पर कंट्रोवर्सी का सिलसिला कैसे शुरू हुआ और कैसे कोर्ट्स और गवर्नमेंट के बीच तनाव बढ़ने लगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जजेस केस ऑफ 1982 के बारे में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ एडवाइस लेना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय बाइंडिंग नहीं है। मतलब अपॉइंटमेंट की प्रोसेस में प्रेसिडेंट फाइनल डिसीजन ले सकता है, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह ले या ना ले। नेक्स्ट है सेकेंड जजेस केस ऑफ 1993। तो देखिए, फर्स्ट जज केस का इंटरप्रिटेशन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। 1993 में आया सेकेंड जजेस केस। ये केस एक टर्निंग पॉइंट था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब है कॉन्करेंस, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह मानना जरूरी है। इसके बाद प्रेसिडेंट का रोल लार्जली फॉर्मल बन गया और रियल पावर जुडिशियरी के पास आ गई। नेक्स्ट है थर्ड जजेस केस ऑफ 1998। तो 1998 में थर्ड जजेस केस आया, जिसमें एक और इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन दिया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना डिसीजन अकेला नहीं लेगा, बल्कि एक ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस, जिसे हम कॉलेजियम कहते हैं, उसका ओपिनियन लेना होगा। कॉलेजियम सिस्टम में ग्रुप डिसीजन मेकिंग होती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इन 2015 NJAC इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन फोर्थ जजेस केस। तो देखिए, 2014 में एक नया एफर्ट हुआ जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम को बदलने का। इसके लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लाया गया। इस नए सिस्टम ने कॉलेजियम को रिप्लेस करके एक नई बॉडी बनाई, जिसका नाम था NJAC, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन।
इसका मकसद था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के प्रोसेस में थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया जिसे हम फोर्थ जजेस केस कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी एक्ट और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। यानी कोर्ट ने ये कह दिया कि ये दोनों कानून संविधान के खिलाफ है, इसलिए ये इनवैलिड है। इस फैसले के बाद पहले वाला कोलिजियम सिस्टम फिर से एक्टिव हो गया और वही प्रोसेस फिर से चलने लगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजेएसी जैसे नए सिस्टम से जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस खतरे में पड़ सकती है और इसी वजह से एनजेएसी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पे इसका पॉइंट्स है, यूजुअली सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस सच एज A.N. Ray in 1973 एंड M.H. Beg in 1977। तो हमारे देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सिलेक्शन यूजुअली सीनियरिटी के बेसिस पर होता है। हमारे यहाँ ट्रेडिशन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होते हैं उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ये सिस्टम एक तरह का अनरिटन रूल है जिससे ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी बनी रहे। लेकिन इस ट्रेडिशन में कुछ एक्सेप्शन भी हुए हैं। सबसे पहला मेजर एक्सेप्शन था जस्टिस A.N. रे का अपॉइंटमेंट इन 1973। उस वक्त सीनियरिटी को इग्नोर करके उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। यहाँ पे दूसरा एक्सेप्शन था जस्टिस M.H. बेग का अपॉइंटमेंट इन 1977। उन्हें भी एक सीनियर जज जस्टिस H.R. खन्ना को बाईपास करके चीफ जस्टिस बनाया गया। ये डिसीजन भी काफ़ी डिबेटेड रहा, स्पेशली क्योंकि जस्टिस खन्ना ने इमरजेंसी के खिलाफ एक बोल्ड और हिस्टोरिक डिसीजन दिया था। तो दोस्तों, जब भी ट्रेडिशन तोड़ा गया उसका इम्पैक्ट जुडिशियरी की क्रेडिबिलिटी पर पड़ा। इसी वजह से सीनियरिटी रूल को आज भी मोस्टली फॉलो किया जाता है ताकि अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर कोई पॉलिटिकल या पर्सनल बायस ना हो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, आज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस संजीव खन्ना, जो खुद जस्टिस H.R. खन्ना के नेफ्यू हैं। अब हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली कंडीशन है कैंडिडेट को भारत का नागरिक यानी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते। नेक्स्ट है मस्ट बी ए हाई कोर्ट जज फॉर 5 ईयर्स। तो दूसरी कंडीशन ये है कि आप कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट के जज रहे हो। ये दिखाता है कि आपके पास जुडिशियल एक्सपीरियंस है और आपने बेंच पर काम किया है। ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है। नेक्स्ट है मस्ट बी एन एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स। यानी कि आपने कम से कम 10 साल तक हाईकोर्ट में वकील यानी एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस की हो। इसका मतलब है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म लीगल प्रैक्टिस की है तो आप भी एलिजिबल हो सकते हैं, चाहे आप जज रहे हो या नहीं। नेक्स्ट है और प्रेसिडेंशियल ओपिनियन ऑफ डिस्टिंक्शन। इसका मतलब है कि अगर किसी ने लॉ के फील्ड में एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया हो, जैसे लीगल स्कॉलर, प्रोफेसर या इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट, तो प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सबसे पहले आपका भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको इन तीनों में से कम एक क्वालिफिकेशन ज़रूर पूरी करनी होती है। ये क्राइटेरिया इंश्योर करता है कि सिर्फ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लोग ही देश के सबसे उच्च न्यायालय में न्याय प्रदान कर सके। तो अब हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के जज का ओथ यानी शपथ के बारे में। तो देखिए, जब भी कोई नए जज की अपॉइंटमेंट होती है तो वो एक ऑफिशियल ओथ लेता है। चलिए देखते हैं उस शपथ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है मस्ट हैव फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जज शपथ लेता है कि वो भारत के संविधान पर पूरा विश्वास रखेगा। ये सिग्निफाई करता है कि उनका काम, उनका विजन और उनके डिसीजंस
हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप होंगे। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी। तो हमारे यहाँ जज प्रॉमिस करता है कि वो देश की संपूर्णता और अखंडता को बनाए रखेंगे। वो ये भी प्रॉमिस करते हैं कि उनका हर डिसीजन देश की यूनिटी और सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट है विल परफॉर्म ड्यूटीज विदाउट फेयर और फेवर। यानी कि जजेस अपनी ड्यूटीज बिना किसी फेयर और फेवर के करेगा। इसका मतलब है जजेस ना पॉलिटिकल प्रेशर में आएगा ना पर्सनल बायस दिखाएगा। जस्टिस विल बी फेयर एंड फेयरलेस। नेक्स्ट है टू अपहोल्ड लॉज। यानी जज ये शपथ लेता है कि वो कानून का सम्मान करेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। हमारे यहाँ कोर्ट का काम ही होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना और उसे किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जज की शपथ एक पावरफुल कमिटमेंट है टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस एंड द नेशन। ये ओथ सिर्फ फॉर्मल प्रोसेस नहीं बल्कि एक मॉरल और लीगल जिम्मेदारी है। तो इस स्लाइड में हमने ओथ को भी अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे जजेस की सैलरीज और उनके अलाउंसेज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी सैलरी किसने फिक्स की है। तो इट इज़ फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जजेस की सैलरी पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा तय की जाती है। ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के तहत होता है। पार्लियामेंट एक लॉ के जरिए सैलरी और अलाउंसेज डिसाइड करती है और ज़रूरत पड़ने पर उसमें चेंजेस भी करती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है द सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज 2.8 लाख पर मंथ। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2018 के अपडेट के मुताबिक 2.8 लाख पर मंथ है। ये उनकी बेसिक पे है जिसमें कुछ अलाउंसेज अलग से इंक्लूड होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के जुडिशियरी के हेड होते हैं, इसलिए उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द सैलरी ऑफ द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 2.5 लाख पर मंथ। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ के बाकी सभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 2.5 लाख पर मंथ सैलरी मिलती है। ये भी 2018 के रिवाइज स्ट्रक्चर के अनुसार है। इन जजेस का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये लोग देश के सबसे बड़े केसेज की सुनवाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सम पार्क्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सच एज हाउसिंग, मेडिकल, etc। यानी कि सैलरी के अलावा जजेस को कई सुविधाएं भी मिलती है, जैसे कि सरकारी मकान जिसमें पूरी फैसिलिटीज होती है, मेडिकल रीइंबर्समेंट, स्टाफ सपोर्ट और ऑफिशियल व्हीकल्स। ये सब उनके हाई लेवल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए दिए जाते हैं ताकि वो बिना किसी दिक्कत के अपना काम कर सके। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज और उनके पार्क्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के टेन्योर और उनके रिमूवल के प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं उनके टेन्योर की। तो दे कैन वर्क अंटिल 65 ईयर्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने पद पर बने रहते हैं जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते। यानी उनका रिटायरमेंट एज होता है 65 ईयर्स। उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट होना पड़ता है, चाहे उनका एक्सपीरियंस या फिटनेस कुछ भी हो। नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन रिजाइन और बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर कोई जज अपने पर्सनल रीजन या किसी और वजह से रिजाइन करना चाहता है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। और अगर किसी जज को रिमूव करना हो तो उसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। किसी जज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा सकते हैं लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पर। पार्लियामेंट को इसके लिए एक स्पेशल मेजोरिटी पास करनी होती है जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसी जज को रिमूव क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे इसके दो ग्राउंड्स है, मिस बिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। यानी अगर जज का कॉन्डक्ट इनअप्रोप्रिएट हो या वो अपने ड्यूटीज प्रॉपरली परफॉर्म ना कर पा रहे हो तो उन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 गवर्न्स दिस प्रोसेस। यानी कि इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करता है कि स्पेसिफिक कानून जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इस एक्ट के अंडर पार्लियामेंट एक इंक्वायरी कमेटी बनाता है जो इन्वेस्टिगेट करता है कि जज के खिलाफ एलिगेशंस वैलिड है या नहीं।
फिर उसके बेसिस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने सुप्रीम कोर्ट जजेस का टेन्योर और उनका रिमूवल के प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 स्पेशल टाइप्स के जजेस के बारे में, यानी कि एक्टिंग जजेस, एडहॉक जजेस और रिटायर्ड जजेस। ये 3 रोल्स तब एक्टिवेट होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होती है किसी इमरजेंसी, शॉर्टेज या स्पेशल सिचुएशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एक्टिंग जजेस के बारे में। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी वजह से कुछ समय के लिए अपने ड्यूटीज नहीं निभा पा रहे हो, जैसे उनकी सीट वेकेंट हो, वो लीव पर हो या किसी मेडिकल इशू के वजह से काम नहीं कर पा रहे हो, तो उनकी जगह एक एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा सकता है। ये एक टेम्पोरारी अरेंजमेंट होता है ताकि सुप्रीम कोर्ट का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। अब बात करते हैं एडहॉक जजेस के बारे में। तो देखिए, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में केसेज का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है या जजेस की कमी हो जाती है कि तुरंत एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में हाई कोर्ट के किसी सीनियर और क्वालिफाइड जज को सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय के लिए अपॉइंट किया जा सकता है एज एन एडहॉक जज। ये स्टेप तब उठाया जाता है जब वर्कलोड ज़्यादा हो और किसी एक्सपीरियंस जज की नीड हो जिसे सुप्रीम कोर्ट के काम का अच्छा अनुभव हो। ये प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के काम को टाइमली और स्मूथली चलाने के लिए होता है। अब बात करते हैं रिटायर्ड जज के बारे में। तो सोचिए, एक जज जो सालों तक न्याय की कुर्सी पर बैठा रहा, कानून के हर पहलू को समझा और फिर एक दिन रिटायरमेंट ले लिया। अब वो शायद अपनी चाय की चुस्की ले रहा हो या अपनी किताबों के साथ शांति से जी रहा हो। लेकिन फिर आता है एक ड्रामेटिक मोमेंट। सुप्रीम कोर्ट से एक रिक्वेस्ट आती है, जज साहब हमें आपकी फिर से ज़रूरत है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी रिटायर्ड जज की एक्सपर्टाइज चाहिए तो वो उनसे टेम्पोरारी बेसिस पर वापस काम करने के लिए कह सकते हैं। ये तभी होता है जब वो जज एग्री करे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल मिल जाए। ये थोड़ा बॉलीवुड मूवी की कमबैक जैसा लगता है। जज साहब वापस आ रहे हैं न्याय की कुर्सी संभालने। अब हम बात करते हैं सीट एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इसका सबसे पहला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट सीट्स इन दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का परमानेंट सीट है दिल्ली में। मतलब यहाँ पर ही सुप्रीम कोर्ट के मेन हियरिंग्स और डिसीजंस होते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी और जगह भी बैठक कर सकता है, लेकिन अब तक सबसे ज़्यादा काम दिल्ली से ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट बेंचेस। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो डिसाइड करे कि कौन से जजेस किस केस की सुनवाई करेंगे। इन्हीं के डिसीजन से बेंचेस बनती है, जैसे 2 जज बेंच, 3 जज बेंच या फिर लार्जर बेंचेस, डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द केस। नेक्स्ट है प्रोसीजर विद द प्रेसिडेंशियल अप्रूवल। तो कई बार जब कोई मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है तो प्रेसिडेंट भी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं आर्टिकल 143 के अंडर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 देयर आर मिनिमम 5 जजेस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन, तो सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 जजेस की बेंच होती है। ये रूल आर्टिकल 143 के अंडर फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट एंड क्रिप्स ओवरव्यू सुप्रीम कोर्ट के सीट एंड प्रोसीजर के बारे में। अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या रोल है बेंचेस बनाने में और कब बनती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, इंडिया की डेमोक्रेसी तभी स्ट्रॉन्ग रहेगी जब जुडिशियरी इंडिपेंडेंट हो। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट को कैसे फ्री, फेयर और इम्पार्शियल बनाया गया है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट कार्ब्स एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर जजेस से कंसल्टेशन के बाद।
इस सिस्टम का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट अपने मनपसंद जजेस नहीं बैठा सकती। ये बैलेंस बनाता है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रोकता है। इससे जुडिशियरी अपने काम में न्यूट्रल और फेयर रहती है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो हमारे यहाँ जजेस को 65 साल तक का फुल टेन्योर मिलता है। उन्हें बीच में हटाना आसान नहीं है। एक प्रॉपर इम्पीचमेंट प्रोसेस चाहिए जिसमें पार्लियामेंट का 2/3 मेजोरिटी लगता है। इससे जज किसी प्रेशर में आए बिना अपने फैसले ले सकता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस। तो देखिए, जजेस की सैलरी, पार्क्स और टर्म्स पार्लियामेंट डिसाइड करता है, लेकिन ये फिक्स होते हैं और उन्हें बिना किसी वजह से चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट उनका सैलरी कम करके प्रेशर में नहीं डाल सकती। ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंसेज डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। इन पैसों के लिए एग्जीक्यूटिव की अप्रूवल नहीं चाहिए। इसका फ़ायदा यह है कि गवर्नमेंट पैसों के थ्रू कोर्ट पे इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकती। नेक्स्ट है कॉन्डक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन लेजिस्लेचर। यानी कि जजेस के बिहेवियर और उनकी जजमेंट्स को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता जब तक उनके रिमूवल का प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट ना हो। इससे उनकी डिग्निटी और इम्पार्शियलिटी बची रहती है और जुडिशियरी को पब्लिकली टारगेट करने से प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायरमेंट के बाद किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मतलब उनको फ्यूचर करियर का लालच नहीं होता, इसलिए वो अपने जजमेंट्स में 100% अनबायस्ड रहते हैं। ये एक एथिकल सेफगार्ड है। नेक्स्ट है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस सुनने और पनिश करने की। अगर कोई कोर्ट की डिग्निटी को हम करता है तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है। ये अथॉरिटी इंश्योर करती है कि लोग जुडिशियरी को लाइटली ना ले। नेक्स्ट है फ्रीडम टू अपॉइंट स्टाफ। तो सुप्रीम कोर्ट अपना स्टाफ खुद अपॉइंट करता है, जैसे क्लर्क्स, रजिस्टर्स और असिस्टेंट्स। इसका मतलब है कि जुडिशियरी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडिपेंडेंट तरीके से चला सकती है विदाउट एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी कार्टेल्ड। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन या पावर है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव उसे कम नहीं कर सकती। इस प्रोविजन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का रोल फुल्ली प्रोटेक्टेड होता है। नेक्स्ट है आवर जुडिशियरी इज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया है। इस सेपरेशन का मतलब है कि कोर्ट अपने फैसले बिना किसी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के ले सकता है। इसी प्रिंसिपल पर एक मैच्योर डेमोक्रेसी टिकती है। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। इस स्लाइड में हमने ये समझा, ये सारे प्रोविजन से ये इंश्योर करती है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट हमेशा इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड और फेयर बना रहे। एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ही डेमोक्रेसी की बैकबोन होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।